देखो आपके पास एम्पियर का नियम चल रहा था, एम्पियर का नियम हमने पढ़ा, कल हमने पढ़ा एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग, क्या था नाम टॉपिक का? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग था, पहला एप्लीकेशन। ये एम्पियर के नियम का सेकंड अनुप्रयोग है। क्या है हेडिंग टॉपिक? लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, भीतर, उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसके बाहर नहीं निकालना है हमें, अंदर। ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? परिनालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा, इधर लिख देता हूं मैं, हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? इनसाइड के भीतर, लंबी मतलब लॉन्ग, और परिनालिका को इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड, इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड। ये आपका टॉपिक है। ये कुछ है नहीं डायग्राम में, देखो बस ये जैसा होता है ना, ये आपका सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर पे आप वायर लपेट दो, कॉपर का कोई भी वायर लपेट सकते हो वैसे। ठीक है, वायर लपेट दोगे और वायर लपेटने के बाद इस मार्कर को निकाल दो तो कुछ स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे स्प्रिंग होता है ऐसे ऐसे करके, वही स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। तो ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये बस अंदर एक बेस दिया है, सपोर्ट दिया है, और उसके ऊपर क्या लपेट दिया है? वायर लपेट दिया हुआ है। तो आपको बस वो वायर पे ध्यान देना है, यही आपका सोलेनॉइड कहलाता है। और यही वायर अगर लंबा कर दोगे और लंबा कर दोगे और लंबा करके इसको गोल कर दोगे तो ये बन जाता है टॉरॉइड, ये टॉरॉइड कहलाता है। जब ये पूरा ऐसे कर करके ऐसे कर करके इनको पूरा गोल शेप में आ जाता है। इसके बाद का अगला स्ट्रक्चर हम ऐसे करेंगे, जलेबी की तरह। यस एग्जैक्टली, जलेबी की तरह। तो इसको जलेबी नहीं टॉरॉइड कहेंगे। ठीक है, ये अगला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन होगा जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इंटरेस्टिंग बात है, इस लेक्चर में जो आंसर आएगा सोलेनॉइड का, वही आंसर टॉरॉइड का भी आता है। दोनों का आंसर सेम आता है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम आती है। डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखो, इस चैप्टर की डेरिवेशन बहुत आसान है। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी। अब देखो इस परिनालिका में, इसका क्या नाम लिखा मैंने? परिनालिका। इस परिनालिका में क्या बह रहा होगा? एक करंट बह रही होगी, या ऐसा ले लो जैसे है कि करंट बह रही है, ऐसे ऐसे करते हुए करंट कहाँ जा रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे। ये करंट ऐसे 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 करते करते फाइनली यहाँ से बाहर निकले। अब ये चीज़ हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई धारावाही चालक है, उसमें करंट बह रही है, तो उस धारावाही चालक के आसपास क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और आपको वही चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ना कि बाहर। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको बताया है एम्पियर का नियम इसमें लागू होगा, क्योंकि एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है, सेकंड अनुप्रयोग है एम्पियर के नियम का। ये एम्पियर के नियम लागू होगा। और एम्पियर का नियम था क्या? पहला लाइन क्या था एम्पियर के नियम का? पहला शब्द, किसी बंद वक्र के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एम्पियर के नियम लगाना है तो इसको एक बंद वक्र में कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे इसके पिछले डायग्राम में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था बंद वक्र के रूप में। इधर भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो क्या होगा। एक बंद वक्र ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखो मैंने इसीलिए कहा कि इसको मुझे मिटाना पड़ जाएगा आगे जाके, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाना है। देखो इस छोटे से हिस्से को, परिनालिका के हिस्से को मैं एक बंद वक्र के रूप में ले लेता हूं, सपोज दैट। तो बंद वक्र कैसे ले लेंगे? हमें इसके अंदर निकालना है ना, तो एक हिस्सा लूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी इसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए मैं इसके आगे एक स्क्वायर बना दूंगा, एक बंद वक्र के रूप में। ये काल्पनिक चीज है, ये स्क्वायर बना दिया। अब ये बंद वक्र के रूप में आ गया। हमें एम्पियर का नियम लगाना है तो वक्र बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हमने कर दिया, इस तरह से कर दिया क्लोज, ठीक है। अब इसमें आप नाम वगैरह दे सकते हो, जैसे कि
ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है अगर ध्यान से, इस पॉइंट का नाम मैं दे सकता हूं A, इस पॉइंट का नाम दे सकता हूं B, इस पॉइंट का नाम C और ये पॉइंट का नाम D। तो मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा या फिर एम्पियर का नियम लागू करूंगा A से B के लिए, B से C के लिए, C से D के लिए और D से A के लिए। बस इन्हीं चारों के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लागू करना है, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। मान लिया कि इस परिनालिका में कितनी करंट बह रही है। नॉर्मली करंट को हम किस चीज से दिखाते हैं, I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। मान लो कि इस परिनालिका में ये जो पूरी लंबाई है परिनालिका में वो कितनी है। लंबाई को नॉर्मली हम किस चीज से दिखाते हैं, L से है, स्मॉल l। ये हो गया लंबाई। और मान लो कि परिनालिका में बहुत सारे फेरे हैं, ठीक है, वो प्रति एकांक लंबाई के लिए फेरों की संख्या निकालेंगे लास्ट में, वहां पे डिफरेंट होगा थोड़ा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको ए बी सी डी के लिए, ए बी बी सी सी डी और डी ए के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है छोटे से हिस्से के लिए। पूरी परिनालिका की लंबाई L है, तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। हर बार डेरिवेशन में यही कर रहे हैं ना, पूरा अगर क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में एक छोटा स्वल्पांश ले रहे हैं। तो ये पूरी परिनालिका है, तो परिनालिका में एक छोटा सा हिस्सा ये ले लिया ए बी बराबर साइज का, और उस ए बी की लंबाई मान लो कितनी है। अगर ये L है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, DL लिख सकते हैं। सारे डेरिवेशन में यही तो हो रहा है, DL। तो ये AB भी DL है, BC भी DL है, CD भी DL है और DA भी क्या है, DL है। सारी लंबाई DL है, ठीक है, छोटा सा स्वल्पांश लिया है। तो उस कारण संपूर्ण ABCD के लिए, ठीक है, ABCD बोल लो या फिर आयताकार पथ बोल लो, उसके लिए हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आयताकार पथ चमक रही है, इधर इधर तो नहीं चमक रहा होगा, इधर लिख सकते हो आयताकार पथ। क्या नाम है आयताकार पथ का, ए बी सी डी ए। ए बी सी डी ए के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ए बी डी ए के लिए, ए बी सी डी ए के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। और किसका यूज करेंगे हम, एम्पियर के नियम का यूज करेंगे। एम्पियर का नियम क्या होता है, याद है, एम्पियर का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू जीरो, ये होता है एम्पियर का नियम। तो आप एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में जो भी डेरिवेशन करोगे उसमें हर बार पहले इंटीग्रेशन बी डी एल को आप सॉल्व करोगे। कल भी हमने इंटीग्रेशन बी डी एल को सॉल्व किया, और जो सॉल्व करके इसका आंसर आता है उसको लास्ट में किससे कंपेयर करवा देते हैं, म्यू जीरो आई से कंपेयर करवा देते हैं। इस बार भी क्या होगा, आप इंटीग्रेशन बी डी एल को सॉल्व करोगे पहले। तो आयताकार एबीसीडी के लिए चुंबकीय क्षेत्र आप एम्पियर के नियम से देखो तो क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन बी डीएल, इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर, और ये इंटीग्रेशन बी डीएल किसके लिए हो रहा है, ए बी सी डी ए। एक बंद वक्र होना चाहिए ना, तो या तो इधर बंद कर दो या फिर इधर लिख दो ए बी सी डी ए। ये शो कर रहा है कि सबके लिए टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला आपने। बराबर क्या होगा, अब इस ए बी सी डी ए को छोटे छोटे हिस्से में आप तोड़ोगे, 4 हिस्से में टूटेगा। पहले ए बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए। एक और चीज मैं इसमें बता दूं, क्योंकि करंट धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आगे की तरफ है, याद रखना यहाँ पे। अब पहले आप किसके लिए निकालोगे, ए बी के लिए। तो ये आप लिख दो, कहां से कहां ले रहे हो, ए टू बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ए टू बी आप लोगे। फॉर्मूला क्या है आपका, बी डी एल, बी ये बी और ये क्या हो गया आपका डी एल, ठीक है। ये आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, इसके लिए आप छोटे छोटे करके ऐसे ही आगे बढ़ोगे। ए बी के लिए आपने ले लिया इसको, आप किसके लिए निकालोगे, हाँ ये ए से बी के बीच चुंबकीय क्षेत्र है बी डी एल, या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं बी डी एल कॉस थीटा।
एक लाइन बढ़ ही जाता है ऐसे करने पे हमारा। ठीक है, मैं सीधा वैल्यू रख देता हूं। आपको पता है ना वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आता है, कॉस थीटा में टूटता है ये तो इससे पहले बहुत से डेरिवेशन में बता चुका हूं मैं, बहुत बार ये चीज बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं ए बी के लिए, ये हो जाएगा बी डी एल को क्या लिख सकता हूं मैं, बी डी एल कॉस थीटा। ओके, ए बी के लिए सेम यही चीज रिपीट करते जाना है, बहुत इजी डेरिवेशन है। ए टू बी के लिए निकाल लिया, ए टू बी के लिए, अब बी से किसके लिए निकालना है, सी के लिए, बी से सी के लिए फिर ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। मैं चेंज करूंगा वैल्यू, बस थीटा की वैल्यू चेंज करनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं। तो ए से बी, बी से सी, अब किसके लिए निकालना है, सी से ए, सी से डी के लिए। तो सी से डी के लिए क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। ये वाला दिखेगा कैमरे में, ये क्या है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, डी से, बस ये डी टू ए, डी से ए के लिए क्या निकाला आपने, बी डी एल कॉस थीटा। कुछ भी चेंज हुआ है, आपने टोटल निकालना था, टोटल के लिए आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सबके लिए चुंबकीय क्षेत्र आपने अलग अलग कर दिया। बस चेंज यहां पर ये होगा कि ये जो एंगल है, एंगल में परिवर्तन आएगा, और एंगल आप खुद बता सकते हो, इतना आपने पढ़ लिया है अभी तक। एंगल किसके, थीटा किसके बीच निकालते हैं, बी और डीएल के बीच। डीएल मतलब जो आपने लिया हुआ है अभी, ए बी, यहां के लिए डीएल कौन है, ए बी, ऊपर के लिए कौन है, बी सी। अभी आप किस पे फोकस करो, ए बी पे फोकस करो। ये अगर ए बी को ध्यान से आप देख रहे हो तो ए बी किसकी डायरेक्शन है, ए बी किसकी डायरेक्शन है, ए टू बी, ये किसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन है। मैं अगर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, एक रफ डायग्राम, ये मार्कर क्यों फेड हो जाता है, इतना इंक भरो इसमें। देखो ये रफ डायग्राम मैंने एक ड्रॉ किया है परिनालिका का, और इस परिनालिका में कौन है, ए बी सी डी के लिए हमने एक बंद वक्र ले लिया है, ए बी सी डी ए, हो गया। अच्छा ठीक है, इधर से खुला है थोड़ा सा, लो। अब देखो आपको बी और डीएल के बीच का एंगल पता करना है। मैंने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र किस ओर बह रहा है, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है, करंट आगे की तरफ निकल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी किस जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ओके, आपको एंगल चाहिए होता है बी और डीएल के बीच का, तो ए बी के लिए डीएल कौन है, ए बी के लिए डीएल की दिशा ये है, ए से बी की तरफ। बी सी के लिए डीएल की दिशा कौन है, ऊपर की तरफ। सी डी के लिए इस साइड डीएल की दिशा है, और डीए के लिए ये डीएल की दिशा है। देख रहे हो, एंगल बी और डीएल के बीच में चाहिए होता है। बी की डायरेक्शन तो फिक्स है, बी आपका लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, क्योंकि धारा की दिशा में बढ़ रहा है वो आगे, और डीएल की डायरेक्शन आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हो, चेंज हो रहा है। पहला क्वेश्चन, ए और बी में, बी और डीएल के बीच का एंगल देखो, बी सीधा गया आगे की तरफ, बी देखो सीधा जा रहा है आगे की तरफ, डीएल देखो ए टू बी जा रहे हो तो डीएल भी कहां जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में, सेम, एक के ऊपर एक है दोनों। कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल सेम है, इट मींस आपका एंगल कितना बनेगा, कॉस थीटा की जगह कितनी डिग्री आ जाएगी, कॉस 0 डिग्री। ये हो गया इधर। अब बी से बी सी में फोकस करो, चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र गई ऐसे, और डीएल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, और डीएल जा रहा है ऊपर की तरफ। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा में थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, सीडी में आओ, सीडी के केस में, सीडी के केस में आपका ये 0 हो जाएगा। पता ही हो, क्योंकि जो ये सीडी वाली लाइन है ये चुंबकीय क्षेत्र में आ ही नहीं रही है। ए बी चुंबकीय क्षेत्र के कांटेक्ट में, देखो ए बी चुंबकीय क्षेत्र के कांटेक्ट में है, परिनालिका के कांटेक्ट में है, बी सी भी परिनालिका के कांटेक्ट में है, सी डी भी देखो थोड़ा, ये ए डी भी देखो परिनालिका के कांटेक्ट में है, बट सी डी देखो परिनालिका के कांटेक्ट में है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0।
और आपको चुंबकीय क्षेत्र इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, अंदर निकालना है, बाहर नहीं निकालना है। तो इसलिए इस केस की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ही कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल का गेम ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। उसके नीचे मैं समझा दूंगा, ठीक है। या फिर एक लाइन बढ़ा ही लो, क्या जा रहा है, एक लाइन इसी चक्कर में बस बढ़ाना पड़ जाएगा हमें, इसी चक्कर में बस। चलो इसको मैं थीटा थीटा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा थीटा इसके नीचे। बस ध्यान में है ना, ए बी के बीच का डायरेक्शन कितना है, 0 डिग्री, और बी सी के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री, और डी सी ये सॉरी सी से डू कह रहा हूँ, सी से डी। इसमें डायरेक्ट आपको एंगल नहीं देखना है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि सी डी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो 0। और डी ए, इस पे फोकस करो जरा, डी ए ऊपर से नीचे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हमेशा इधर ही जा रही है, लेकिन डी ए कहाँ आ रहा है, एंगल कितना बना, 90। ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आपके लिए डीए के लिए एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। एंगल समझ में आ गया, मेन इसमें एंगल का ही गेम है, और एंगल कुछ इतना टफ होता नहीं है निकालना। सब 10वीं पास आउट है तो इतना तो पता ही होगा एंगल कैसे निकालते हैं, कम से कम 3 एंगल का तो पता ही होगा। 0 डिग्री किसे कहते हैं, जब एक के ऊपर एक दोनों लाइन हो। 90 डिग्री किसे कहते हैं, जब एकदम पैरेलल हो 90 डिग्री, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और 180 डिग्री किसे कहते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन बनता हो। बस फिजिक्स के लिए यही 3 डायरेक्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और 360 तो पूरा गोला ही हो गया। अब देखो ध्यान से, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो गया a टू b। अच्छा इंटीग्रेशन में अभी रखता हूं, इसको हटाता हूं। इंटीग्रेशन किसका करते हैं, छोटा टर्म जो लिया है उसको बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। b dl में छोटा कौन है, dl छोटा, ऑब्वियस सी बात है। तो b के लिए ना करके मैं dl के लिए करूंगा। तो b को बाहर ले लो, b को बाहर ले लो, और ये कितना रह गया इंटीग्रेशन, a टू b dl, ये रह गया। cos थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 डिग्री लेनी है। a टू बीच कितना आ रहा था, 0। cos सॉरी ये b पहले, फिर से आगे ले लो, बाहर ले लो, चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। ये कितना हो गया, b टू c, ठीक है। ये b में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, मैं चाहूँ तो स्मॉल b भी ले सकता था, ले लेते हैं स्मॉल b, ये ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ठीक है, b dl cos थीटा, ठीक है। तो b तो बाहर आ गया, ये कितना बच गया अंदर, cos। bc के लिए देखो, b तो सीधा जा रहा है और bc ऊपर जा रहा है, तो कितना हुआ एंगल, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, cos 90। फिर b बाहर ले लो, फिर cd के केस में, अच्छा यहाँ पे तो एंगल से हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि आप एक हफ्ते बाद खुद ही भूल जाओगे कि 3 है, चौथा कहाँ गया, तो चौथे को लिखना जरूरी है। डीए के केस में आओ, फिर बी बाहर, छोटा कौन था, डीएल था। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, डी टू ए जा रहे हैं। और कॉस डीए के केस में देखो, डीए नीचे की तरफ उतर रहा है, अब बी सीधा जा रहा है, तो डिग्री कौन सा बना, 90 डिग्री। इज इट क्लियर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से रिपीट कर लो, ए बी डी ए बी सी डी ए, ये क्या हो गया, बी टू डी एल, ये हो गया। इसको फिर से नीचे रिपीट करो, ए बी सी डी ए बी डी एल, ये टोटल है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब धीरे धीरे देखो इसमें क्या हो रहा है, बी इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास जो सीधी रेखा है, पूरी लाइन कितनी लंबाई की थी, एल लेंथ की पूरी रेखा थी, पूरी सोलेनॉइड एल लेंथ की थी। आपने इसका एक छोटा लेंथ लिया डीएल, छोटे लेंथ को बड़ा करोगे इंटीग्रेशन करके तो क्या बनेगा, कौन सा लेंथ बनेगा, एल बनेगा ना।
डीएल का इंटीग्रेशन। अरे इससे पहले हम करते थे, हर बार क्या लेते थे हम, एक वृत्ताकार पथ लेते थे ऐसे, उस पे हम छोटा सा हिस्सा लेते थे डीएल काट के। हमें पता है इस वृत्ताकार पथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो घूम फिर कर ये क्या बनेगा, फिर एक गोला बनेगा, गोला नहीं सॉरी वृत्त बनेगी, वृत्त की परिधि। तो हम 2πr लेते थे डीएल की वैल्यू। इसमें ये वृत्त नहीं बन रहा है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन के रूप में गया है, तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन का आंसर सीधा सा सिंपल सा एल आएगा, सिंपल एल लेंथ। तो बी डीएल का इंटीग्रेशन कितना हुआ, एल। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बी एल इंटू 1 करें तो बात वही आएगा, तो ये बी एल रह गया, प्लस आगे बी डीएल cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, प्लस ये ऑलरेडी 0 है, प्लस इसमें भी cos 90 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, तो बचा कौन बी एल। इसका मतलब इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए करोगे अगर पूरे उसका, तो चुंबकीय क्षेत्र से किसके लिए निकलेगा, बी एल के लिए निकलेगा, और बी एल किसका केस है, ए टू बी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के सीधे सीधे डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ोगे तभी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाओगे तो नहीं निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ये बी डी एल इक्वल बी एल। देखो जरा आगे, ये आपका हाफ पार्ट हुआ, नेक्स्ट हाफ देखो, ये हो गया। इसको एक और लाइन करके सॉल्व कर सकते हैं, बी एल, ये इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर बी एल, सिर्फ इतना हो जाएगा, ये ए बी सी डी ए बी डी एल बराबर बी इंटू एल, और 0 की वैल्यू तो लिखने की जरूरत है नहीं, बी एल। इसे इक्वेशन 1 मान लो, सपोज दैट ये आपका समीकरण 1 है, ओके। अब एम्पियर का नियम लगाओगे आप, तो देखो एम्पियर के नियम से, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, या फिर लिख दो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू 0 आई। यहां पर एक चीज ध्यान देना है आपको, जब डायग्राम हमने बनाया था, समझाते हुए मैंने बोला था, उसको अभी समझो कि इसमें जो तार हैं वो लपेटे गए हैं, तार के बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम n से दिखाते हैं, स्मॉल n से। प्रति एकांक लंबाई में यदि n फेरे हैं तो l लंबाई में कितने फेरे होंगे, प्रति एकांक लंबाई में यदि n फेरे हैं, स्मॉल n फेरे हैं, तो l लंबाई में कितने फेरे होंगे, वो होगा n इंटू एल, ठीक है। तो एम्पियर के नियम से देखो, या फिर इससे पहले चलो इसको लिख देते हैं, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर, यहां पे इंटीग्रेशन बी डी एल के तौर पे क्या है हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या लिया है, ए बी सी डी ए बराबर म्यू जीरो, मैंने क्या कहा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। माना ये चमक तो नहीं रहा है कोई, माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये चमक रहा है, कहां लिखें फिर, मिटा के इसके नीचे ही लिखते हैं, नहीं देखेगा तो फायदा ही क्या है। देखो इसको ये ध्यान से देखना, ये बाद में रिवीजन करोगे ना तो यहां कंफ्यूजन आएगा। तो माना प्रति एकांक लंबाई में, लंबाई मतलब एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ो। माना प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं, या फेरों की संख्या n है, कि संख्या n है, तो हमने कितना लंबा परिनालिका लिया है,
L लंबाई का परिनालिका लिया है, तब L लंबाई वाले परिनालिका में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या बराबर, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, N L होगी। ठीक है, माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी। अरे सिंपल सा बोल रहा हूं ना, ऐसे समझो कि सपोज 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर की दूरी में 10 फेरे हैं, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी में कितने फेरे होंगे, 5 गुणा 10। तो यहां पर पूरी लंबाई क्या है, यहां पे पूरी लंबाई L है और नंबर ऑफ टर्न्स को गुणा कर देना है बस। ठीक है, तब क्या होगा, अब लगाओ एम्पियर का नियम, अब लगाएंगे एम्पियर का नियम होगी। तो किस नियम से कर रहे हैं, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम से, राइटिंग समझ में आ रही है ऊपर वाली, मैनेज कर लेना, नहीं आएगी तो। एम्पियर के नियम से, क्या है एम्पियर का नियम, इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर, और यहां पे हमने क्लोज इंटीग्रेशन लिया है, कौन सा, ए बी सी डी है, बराबर कितना आ रहा है, म्यू जीरो कितना होता है, म्यू जीरो आई होता है, बट यहां पे हमने फेरों की संख्या भी डाल दी है। एल लंबाई के लिए फेरों की संख्या कितनी है, एन एल, तो ये आ जाएगा म्यू जीरो एन एल आई, म्यू जीरो आई ना होके म्यू जीरो एन एल आई। मैं इसलिए कह रहा हूं जब रिवीजन करोगे 2-4 दिन बाद तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा, ये एन एल आया कहां से, तब ये कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा कि एल लंबाई में फेरों की संख्या टोटल एन एल हो जाएगी, इसलिए ये आ गया। इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर, अब देखो इक्वेशन 1 से हमें पता है इंटीग्रेशन बी डी एल की वैल्यू कितनी आई है, बी एल, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू हम सीधा लिख दें या फिर एक लाइन यहां लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें वैल्यू पता है, इंटीग्रेशन बी डी एल की वैल्यू कितनी आई है, बी एल, बस वैल्यू रखो यहां पे, बी एल बराबर ये कितना आया, म्यू जीरो या म्यू नॉट एन एल आई। आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किस चीज से दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, बी से दिखाते हैं, तो बस बी को छोड़ो, एल को उधर लेके जाओ, तो क्या हो गया, बी बराबर म्यू जीरो एन एल आई अपॉन एल, कुछ कटा, एल से एल कट गया, क्या आ गया आंसर, बी बराबर म्यू जीरो एन बच गया, आई बच गया, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अतः सोलेनॉइड के या परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, म्यू जीरो एन आई। इसके साथ, इस आंसर के साथ फायदा ये है ना कि अगला जो डेरिवेशन आप करोगे नेक्स्ट टोरॉइड वाला, उसका आंसर भी यही आएगा, घुमा फिरा के सेम आंसर आएगा, क्योंकि उसमें भी टोरॉइड के अंदर निकालना होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू जीरो, उसमें बस डायग्राम चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, लेकिन आंसर यही आएगा। समझ गए।